Good morning. This is ninth standard social science, chapter number 8 and session 2. And in the previous chapter we learned about our constitution preamble. Now same thing continuation, page number 58 you can see from your textbook. Pillars of the preamble. For the preamble main points what are there? Already preamble means it is the words inscribed in the preamble are: we, the people of India, sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, fraternity and equality. Already in our preamble we have seen these all are mainly given about our constitution. Sovereign means self-ruling अधिकार, किसी के पास नहीं होता है, सभी देशवासी के पास सेल्फ रूल. सोशलिस्ट, इक्वलिटी इन द सोशल society, samaj. Secular means religions. Here all religions are equal. Democratic means we will see in the lesson now continuation. Democratic means the power by the people. Republic, it is also same, the power given from the people. Justice, liberty means freedom. Fraternity, brotherhood, and bhaitara and equality. These are the main our constitution in the main word. And here we will see the main pillars of the preamble. Here three main pillars of the preamble are there. Now first one democracy, and second one socialistic, and third one secularism. These three. About these three detailedly we will see. Democracy. The ultimate sovereignty of power is with the people according to Indian constitution. There is no particular regime of any one particular person. Instead it is with the people. It means जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पावर अधिकार होता है यानी रूलिंग करने का, वो लोगों का, पूरी सिटीजन्स, देश का जनता, सिटीजन्स ऑफ ऑल द कंट्री. एंड देयर इज नो पर्टिकुलर सेम ऑफ एनी वन पर्टिकुलर पर्सन इंस्टेड. यानी इससे पहले हमारा जो किंगडम्स चलते थे उस समय पे जो पूरा अधिकार एक ही व्यक्ति जो किंग के पास होते थे, इस तरह से कोई एक व्यक्ति के पास नहीं होता है. इंस्टेड यानी इसके बदले में पूरा देश का जनता के हाथ में होता है. दैट इज डन. और सिंपली डेमोक्रेसी का मीनिंग जो हमारा जो यूएसए का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ने बता दिया है, अब्राहम लिंकन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उन्होंने स्टेट किया है व्हाट इज द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल. मतलब डेमोक्रेसी मतलब ये ऐसा गवर्नमेंट है ऑफ द पीपुल यानी लोगों के लिए, फॉर द पीपुल लोगों से है और लोगों के लिए, एंड बाय द पीपुल यानी जो लोगों से ही बना हुआ गवर्नमेंट है. एंड सी अबाउट दिस वर्ड डेमोक्रेसी. द वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक. मतलब ये डेमोक्रेसी जो वर्ड है ग्रीक भाषा से लिया गया है. और इसमें दो वर्ड्स है, एक डेमोस एंड क्रेटोस. डेमोस मीन्स पीपुल एंड क्रेटोस मीन्स पावर, यानी लोगों का हाथ में अधिकार, लोगों से देना, लोग अपना रूलिंग करने का अधिकार अपना इलेक्टेड मेंबर को देते हैं. ये है. कंट्रीज पावर इज नॉट विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल. यहाँ पे फिर से यही इसका मीनिंग वही है, जो देश का पावर है कोई एक ग्रुप ऑफ लोगों का हाथ में नहीं होता है. इंस्टेड इज विद इन द पीपल ऑफ द कंट्री. उसके बदले में पूरी देश की जनता का हाथ में होता है. डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज सच एन अरेंजमेंट इन विच there is equal justice for people to social, economical and political and having equal rights of participation. और जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं यानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा अरेंजमेंट होता है वहाँ पे सभी लोगों का इक्वल जस्टिस. और जस्टिस भी किस तरह से होता है, सोशल यानी सामाजिक तरह से, और इकोनॉमिकल यानी आर्थिक रूप से, और पॉलिटिकली, इन सभी तरह से सबका इक्वल पार्टिसिपेशन, हैविंग इक्वल राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन, सभी में पार्टिसिपेट करने का भी इक्वल राइट्स होते हैं. एनी डेमोक्रेटिक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये अरेंजमेंट्स होते हैं. और इन डेमोक्रेटिक इंडिया पीपल इलेक्ट द लीडर्स. और हमारा इंडिया में देखा है तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक में कैसा होता है ये तो आपको ऑलरेडी पता है, प्रीवियस लेसन में किया है आपने. इंडिया पीपल इलेक्ट द लीडर्स थ्रू द चॉइस बाय कास्टिंग वोट टू रिप्रेजेंट दोज लीडर्स इन द पार्लियामेंट एंड देयर आफ्टर अचीविंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज और हर कैबिनेट. और इसका मतलब जो हमारा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट की जो मेंबर्स को पूरी देश की जनता अपना वोट डाल के इलेक्ट करते हैं. पीपुल डायरेक्टली इलेक्ट द लीडर्स, their representatives.
और जो पार्लियामेंट के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव लीडर इलेक्ट करते हैं, और इन लोगों ने ये पार्लियामेंट की जो रिप्रेजेंटेटिव सभी मिलकर एक टीम बनाते हैं, उनमें वो इलेक्ट करते प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, यानी उनकी टीम होती है मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट का, इनका इलेक्ट होते हैं। और एग्जीक्यूटिव डू नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर, ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट होती हैं यही एग्जीक्यूटिव फॉर्म होते हैं पूरे काम करने का, इनका एब्सोल्यूट पावर यानी पूरा अधिकार उनके हाथों में नहीं होता है। दे आर गिवन स्पेसिफिक टाइम लिमिट, और उनकी टाइम लिमिट के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर्स है हमारे देश में ऑलरेडी आपको भी पता है 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं, ये लिमिटेड 5 ईयर्स के लिए उनके पास अधिकार होती है। सिमिलरली द वोटर्स सेलेक्ट स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट, इसी प्रकार हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का भी गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल में, जो चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम कैबिनेट मिनिस्टर, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स यानी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। विलेजेस में जो पंचायत होती है विलेज पंचायत, और टाउन्स में म्यूनसिपल बोर्ड होती है, और सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों का भी इसी लेवल से इलेक्शंस होते हैं, इसी प्रकार गवर्नमेंट फॉर्म होती है। एंड डेमोक्रेसी मीन्स बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये जो सेंटेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यू नोट डाउन। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। कैबिनेट कंसिस्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और जो कैबिनेट होती हैं वो पूरा पार्लियामेंट मेंबर से ही बनते हैं। कैबिनेट मीन्स द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, टीम होती है काम करने का अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर इन दिस वे, एंड हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, लाइक दैट। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है पार्लियामेंट का रेस्पॉन्सिबल है, यानी पार्लियामेंट में जो भी लॉस बनाने में भी, सभी इम्प्लीमेंट करने में भी ये पूरा इनकी। Any citizen of India who possesses required constitutional eligibility can contest the election, और जो इंडियन की कोई भी सिटीजन जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो मेंबर में खड़े होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ एलिजिबिलिटीज दिया है वो ज़रूरत है। ये आपको आगे डिटेल्स आता है, ऑलरेडी लास्ट ईयर भी शायद आपको आया होगा। वो he or she must be citizen of India, और इस तरह से और भी है रूल्स रेगुलेशंस उनकी जो एलिजिबिलिटी। और मिनिस्टीरियल पोजीशंस आर नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटरी, और जो मिनिस्टीरियल पोजीशंस यानी जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे किंगडम्स, जब पुराना ज़माने में हमारे जो राज्य चलते थे राजा, उस समय मिनिस्टर वो तो किंग जो होता है राजा, और वो हेरिडिटरी यानी हिरासत वारसत में आता है, राजा का जो बेटा फिर से राजा बनेगा, इसी तरह से एक ही फैमिली का कंटिन्यू होते रहते। बट हमारा जो डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है, नॉट एक्वायर्ड हेरिडिटरी यानी हिरासत में यानी वारसत्व से नहीं आता है। ईच इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज़ 5 ईयर्स ऑफ टेन्यूर, हर गवर्नमेंट का जो टेन्यूर यानी पीरियड होते हैं रूलिंग करने का ओनली 5 ईयर्स होते हैं, और अलग अलग जो कंट्रीज़ का अलग अलग होते हैं। जैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट की टेन्यूर 5 ईयर्स है, और सेम टाइम यूएसए की गवर्नमेंट का ओनली 4 ईयर्स होती है। दिस गवर्नमेंट वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये जो 5 ईयर्स की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ये पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिंसिपल्स के अंडर अपना काम करती है, इसलिए रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोलते हैं इसका। The democratic government is based on liberty, equality and feeling of fraternity and continuously work to achieve this goal. This is the important. जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेनली इसके ऊपर बेस होती हैं, जैसे लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वलिटी, फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी यानी भाईचाराहुड, ब्रदरहुड, फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, अलग अलग रिलीजियंस, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कम्युनिटी से फिर भी हम सब एक ही देश में भाईचारा से रहते हैं, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ फ्रैटर्निटी एंड कंटिन्यूसली वर्क टू अचीव दिस गोल्स। मेनली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ये फीलिंग्स के लिए आगे ये जो गोल्स इसी लाइन में, इसी फील्ड्स में गोल्स के लिए अचीव कर पाने के लिए कंटिन्यूसली काम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन disseminates the power to people to cast their vote according to their free will and thereby instills confidence in the constitution। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करती हैं यानी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं लोगों का, जो क्या अपना वोट डालने का भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर फ्री विल यानी उनकी इच्छा से। जैसे कोई किसी की डराने से या कोई इससे नहीं आएगा, अपना इच्छा से, अपना फ्री विल से, और
वोट डालने का अधिकार है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया renders fundamental rights, principles for political direction, parliament, member of assembly, independent and impartial justice and election commission are those provisions which make our country democratic in every means हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा इंडिया की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रेंडर्स यानी देते हैं, यानी गिव्स फंडामेंटल राइट्स सभी अपना सिटीजन्स को, मेनली फंडामेंटल राइट्स यानी प्राथमिक हक, और प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल डायरेक्शंस। इसके अलावा जो पॉलिटिकल डायरेक्शंस यानी पॉलिटिकली जो मेन गवर्नमेंट फॉर्म करने का और पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी का कुछ ही प्रिंसिपल्स भी देते हैं, उनके हिसाब से ही वो काम करना है। पार्लियामेंट का भी इसी प्रकार, एंड मेंबर ऑफ असेंबली जो हर स्टेट का जो असेंबली होती है उस मेंबर्स का भी, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जस्टिस, और मेनली जस्टिस में इंडिपेंडेंट यानी जो जुडिशरी व्यवस्था होती है कोई गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली जुडिशरी व्यवस्था काम करती है। इम्पार्शियल यानी वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं, विदाउट पार्शियलिटी सब न्याय से जस्टिस देना है, इस तरह से। एंड इलेक्शन कमीशन, और जो इलेक्शन कमीशन भी इसी तरह से जुडिशरी जैसा काम करती है, ये भी इंडिपेंडेंट है। और दोस्त ये सभी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रोविजन है, ये सभी मिलके हमारा कंट्री को डेमोक्रेटिक हर मीन्स यानी हर एंगल से हमारे देश को डेमोक्रेटिक में प्रूव करते हैं। और ये डेमोक्रेसी में मेन इलेक्शंस है, इलेक्शंस के बिना कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेसी काम नहीं कर सकते। और इलेक्शंस के लिए भी क्या है, कौन इलेक्ट करते हैं, हु कंप्लीटेड 18 ईयर्स, जिसका सिटीजन्स द सिटीजन्स ऑफ कंट्री हु कंप्लीटेड देयर 18 ईयर्स ऑफ एज दे कैन कास्ट देयर वोट, बट बिफोर दैट दे हैव टू enroll their name and they have to register their name in the electoral list. This is given. This is called adult suffrage. Adult suffrage means the citizens who completed 18 years of age or above 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leaders without discriminating. और जिनका 18 years कंप्लीट हो गए हैं वो अपना लीडर को चुनने का अधिकार है, और वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं, यानी ये जो कैस्ट है जो इसके हिसाब से इनको ही देना है, इस तरह से कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं होते, अपना फ्रीली अपनी इच्छा से देना। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव, डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव, कैस्ट या क्रीड मीन्स सेक्ट यानी कुछ ग्रुप्स, रिलीजियन, लैंग्वेज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, बर्थ प्लेस, ये सभी कोई भी भेदभाव के बिना अपना फ्रीली लीडर को चुन सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एडल्ट सफरेज, बट इट इज एसेंशियल दैट द सिटीजन्स आर एनलिस्टेड इन द इलेक्टोरल लिस्ट। बट इसके लिए मेन जरूरी है जो सिटीजन्स है हु कंप्लीटेड 18 ईयर्स एज दे हैव एनलिस्टेड द इलेक्टोरल लिस्ट, मीन्स दे हैव रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल लिस्ट, अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर करना चाहिए। दिस इज द डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट सेकेंड पिलर जो है सोशलिस्टिक, और इससे पहले भी हमने किया है 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया, यानी अमेंडमेंट मीन्स एडिशनली ऐड करना, जो चेंज करना है। और 1976 में जो 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये वर्ड सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट। नोट डाउन दिस पॉइंट। Most of the provisions in the Constitution of India directly or indirectly show social revolution. और जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल ज़्यादातर प्रोविजन सभी प्रोविजंस में ये दिखाते हैं सोशल रिवोल्यूशन यानी सामाजिक परिवर्तन। इससे पहले पता है आपको जो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे देश में बहुत सारे जो एविल्स चलते थे, जैसे अनटचेबिलिटी, जैसे कुछ कैस्ट वालों को गांव में भी नहीं आने देते हैं, अछूत अनटचेबिलिटी करके देखते थे, बट इट इज़ क्राइम नाउ। इस तरह से समाज में जो भेदभाव ना हो, सभी इक्वल, ये दिखाने के लिए ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ये दिया गया है। किसी में डायरेक्टली दिया है, किसी में इनडायरेक्टली, ये दिखाते हैं सोशल रिवोल्यूशन which brought social and economic equality, not only social, economically also equality, and further the aim of welfare state. Means हमारा जो सोशल थ्रू द सोशल रिवोल्यूशन द ब्रिंगिंग सोशल एंड economic equality through them our country is a welfare state, we can say.
The principle of socialist pattern directs social, economic and political equality for citizens as given in the preamble. जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया है सोशलिस्ट पैटर्न, यानी हमारा जो मेनली ये प्रिंसिपल जो है सोशलिस्ट पैटर्न ये डायरेक्ट करते हैं सोशल, एकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। ये सोशलिस्टिक मतलब मेनली यहाँ पे सोशल यानी समाज में जो ये सभी इक्वल है, और एकोनॉमिकली यानी आर्थिक यानी जो इनकम सभी, कोई बहुत रिच होते हैं, कोई बहुत गरीब होते हैं, ऐसा नहीं, सभी इक्वल, पॉलिटिकली भी सभी का इक्वलिटी फॉर सिटीजन, ये है मेन। इसका मतलब जैसे आपको पता है पहले हमारा जो किंगडम चलते थे सब वो पावर एक ही व्यक्ति के पास होते थे, उसके अलावा मिनिस्टर्स, उसके अलावा कुछ जमींदार होते हैं, यानी हर एरिया में हर विलेज में एक लैंड लॉर्ड होते हैं। पूरी विलेज का, नॉट ओनली वन विलेज, कुछ बहुत सारे विलेजेस का लैंड एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, उनके नाम होते हैं लैंड। जो वहाँ काम करते हैं बाकी सभी जो फार्मर्स है वो खेत में काम करके उनको जितने भी फसल होते हैं वो पूरा लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है, और ज़्यादातर हिस्सा लैंडलॉर्ड को जाता है, बहुत कम हिस्सा फार्मर के पास रहता है। इसका वजह से ये फार्मर्स गरीब रहते हैं और लैंडलॉर्ड्स ज़्यादा अमीर बनते रहते हैं। बट अभी हमारा जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में ये सोशलिस्टिक वर्ड यूज़ करके इसके बाद ये नहीं है, इसको हटा के लिमिट रखा गया है, यानी लैंड लिमिट होती हैं, इतनी लैंड से ज़्यादा किसी के पास नहीं होता है, और वो लैंड जमींदार से लेकर सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो फार्मिंग करते जा रहे हैं उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस तरह से हमारा एकोनॉमिकली और सोशली भी इक्वलिटी मेन, इट इज़ गिवन इन आवर प्रियम्बल। इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज ए प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट, यानी ये मेन जो हर राज्य का, हर गवर्नमेंट का जो मेन फीचर है ये जो सोशलिस्टिक, इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट इंडिया इज कमिटेड टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल इट्स पीपल। यानी हमारा जो इंडिया है ये मेन इसी को कमिटमेंट में होकर काम करते हैं, और टू सिक्योर, ये सभी सिक्योर करने के, इसको रक्षा करने के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सभी लोगों का इन तीनों फील्ड में जस्टिस मिलने का, सिक्योरिटी हमारा गवर्नमेंट का जिम्मेदारी। इंडिया स्टैंड फॉर एबॉलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ। इसी की के लिए काम करते हुए इंडिया ये सभी के लिए, जैसे एबॉलिशिंग यानी रिमूविंग, निर्मूलन करना, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन एक तरह की जो बिफोर इंडिपेंडेंस फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, लैंड पूरा जमींदार के पास है और काम करने वाला का बहुत कम इनकम, इस तरह के एक्सप्लॉयटेशन का रिमूव करने के लिए, और सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इनकम होती है पूरे देश में जो इनकम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और रिसोर्सेज, नॉट ओनली इनकम, जो भी हमारे देश के रिसोर्सेज और वेल्थ है इनका सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की दिशा में काम करना। एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर ओवर ऑल assets, instead everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society and thereby eliminating the discrimination of rich and poor। इसका मतलब हमारा जो गवर्नमेंट है मिक्सड इकोनॉमी, यानी पूरी सभी चीज़ें कोई एक व्यक्ति के पास नहीं होता है, कुछ मेन जो है इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, माइंस, जो माइंस होते हैं वो गवर्नमेंट के पास रखी है, जो गवर्नमेंट का यानी पूरी जनता का होता है। इस तरह से कुछ फील्ड्स ओनली गवर्नमेंट के अंदर है और कुछ फील्ड्स में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है। इस तरह से मिक्सड इकोनॉमी, दिस इज कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी से जो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, किसी के एक ही व्यक्ति के पास पूरा एसेट्स नहीं होता है, इक्वली सभी फैसिलिटीज हमारा सोसाइटी में सबका। इसका वजह से एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिच एंड पुअर, ये मिक्सड इकोनॉमी फॉलो होने की वजह से जो रिच और पुअर का जो डिस्क्रिमिनेट है वो एलिमिनेट यानी रिमूव हो जाएगा। Therefore, we can say that Constitution of India is a socialist document. That's why we can say our Constitution of India is a socialistic document. And third point, secularism. Secularism means already religion. यहाँ पे the equality to all religions. गवर्नमेंट का कोई एक रिलीजन नहीं होता है, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकती है, एंड
In the year 1976, this is also added. 1976, the 42nd Indian Constitution Amendment में the word secular was also inserted. The word socialist and the word secular also added. India is a secular country. India can never become one particular religious country as per the provisions of the Constitution. यहाँ पे इंडिया का सेकुलर कंट्री मीन्स इंडिया का कोई रिलीजन यानी गवर्नमेंट की कोई रिलीजन नहीं होता है. यहाँ पे गवर्नमेंट की दृष्टि में सभी रिलीजन इक्वल है. और इंडिया जो है कैन नेवर बिकम वन पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री. कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस का कंट्री नाम से नहीं होता है. यहाँ पे ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया प्रोविज़न के हिसाब से हमारे गवर्नमेंट की कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल हियर. इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन. मतलब इंडिया कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं होती. सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी. दैट्स वाई नो हमारा गवर्नमेंट जो कंट्री कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती, प्रमोट करने के एक्टिविटीज़ नहीं करती. द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विद रिलीजियस एक्टिविटी. इतना ही नहीं है जो हमारा जो गवर्नमेंट है कोई सेक्युलर एक्टिविटी कोई रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते. द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ ए फ्रीडम टू चूज हिज और हर रिलीजन. और जो भी सिटीजन होते हैं कंट्री का हर एक का अपना रिलीजन चूज करने का फ्रीडम है. यानी अपने इच्छा हिसाब से जो रिलीजन चाहे वो फॉलो कर सकते हैं. द कंट्री कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ए सिटीजन ऑन रिलीजियस बेसिस. और किसी को भी रिलीजियस बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. नहीं भेदभाव सिटीजन्स को भेदभाव से नहीं देख सकते. इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिटिकल राइट्स टू सिटीजन्स आर गिवन विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. और इतना ही नहीं है जो गवर्नमेंट है ये जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यानी जो भेदभाव रिलीजियस भेदभाव की बिना देखते हुए सभी का इक्वली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो या पॉलिटिकल राइट्स हो सभी जगह इनको सिटीजन्स को दिया है. इन दिस वे सेक्युलरिज्म इज द बेसिक फाउंडेशन एंड मैंडेटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इस प्रकार जो सेक्युलरिज्म जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन बेसिक फाउंडेशन है और मैंडेटरी मीन्स इट इज कंपल्सरी नेसेसरी फीचर. एंड सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव और द प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो शब्द यूज किया गया है. सर्वधर्म समदृष्टि यानी यहाँ पे सर्व मीन्स ऑल, धर्म मीन्स रिलीजन, समदृष्टि मीन्स इक्वलिटी. इक्वली उनकी विजन देखना चाहिए. सभी गवर्नमेंट की दृष्टि में सभी रिलीजन्स बराबर इक्वल. एंड सर्वधर्म समभाव. और इतना ही नहीं है सभी रिलीजन्स का समभाव से उनको देखना है. ये मेन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन प्रिंसिपल्स दिया गया है. तो नो पर्टिकुलर रिलीजन वुड बी एनकरेज्ड इन एनी स्टेट. दैट्स वाई कोई स्टेट यानी एनी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का एनकरेज गवर्नमेंट नहीं करती. देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन एनी सिटीजन टू प्रोपोगेट हिज आर रिलीजियस बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ. इतना ही नहीं है कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं है मतलब मना कर नहीं सकते. कोई भी सिटीजन अपना इच्छा के हिसाब से अपना ट्रस्ट के हिसाब से अपना फेथ के हिसाब से अपना जो रिलीजियस फेथ है वो फॉलो कर सकते हैं. इसका कोई प्रोहिबिशन नहीं है. एंड नेक्स्ट बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेसिक फीचर्स क्या है ये भी देखते हैं. मेनली जो कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. ये तो पहले भी पता आपको. 26 जनवरी 1950 से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ है. दैट्स वाई एवरी ईयर जनवरी 26 वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट. जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है नोट दिस पॉइंट. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है द लार्जेस्ट एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड बहुत लार्जेस्ट और एक्सटेंसिवली डिटेल से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है. गिवन बिलो आर द बेसिक एंड सेलेंट फीचर्स ऑफ इट. और यहाँ पे इसका जो मेन बेसिक एंड मेन फीचर्स जो है दिया गया है. फर्स्ट पॉइंट रिटन डॉक्यूमेंट. जनरली कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन होते हैं बट कुछ कंट्रीज का रिटन नहीं है एक्सेप्ट ब्रिटेन एंड इजराइल. मतलब ब्रिटेन और इजराइल का रिटर्न नहीं है एंड बाकी सभी का रिटर्न ही है. इंडिया अलॉन्ग विथ अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म. ब्रिटेन और इजराइल को छोड़ के बाकी सभी दुनिया में बाकी सभी देशों के साथ इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन फॉर्म में है. कंसिडरिंग द सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड सर्कमस्टेंसेस एंड प्री हिस्टोरिकल नोशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज केप्ट द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म.
हमारा जो देश की जो सोशल जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड यानी हमारा जो अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, अलग अलग जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, प्लेट्यूज, इस तरह से। एंड सर्कमस्टेंसेस, हमारा जो देश का सर्कमस्टेंसेस आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, इस तरह से। प्री हिस्टोरिकल नोशंस, ये सभी देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग में यानी लिखित में रखा गया है, रिटन फॉर्म। और जो हमारा रिटन, सिंपली हमारा जो डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन एंड फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज आल्सो फ्लेक्सिबल, यानी बीच बीच में हम उसमें अमेंडमेंट चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो साइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 सेक्शंस comprising 395 आर्टिकल्स एंड 8 appendices और शेड्यूल्स आल्सो कैन से। जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में जो 1950 में किया था, उस समय जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 22 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद इसके अंदर जो आर्टिकल्स है 395 आर्टिकल्स है एंड 8 शेड्यूल्स दिया गया। बट लेटर ऑन 76 में कुछ ऐड किया है। उसके बाद इसका जो एट प्रेजेंट जो आर्टिकल्स है 461 आर्टिकल, ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, यू कैन नोट डाउन। एट प्रेजेंट 461 आर्टिकल्स एंड 12 appendices, means 12 schedules. Now 12 it is given in the bracket, articles 461. The constitution comprises provisions for state administration and states interrelations, fundamental rights, principles for political policies, judiciary, election commission, government institutions, minorities, scheduled caste and deprived groups. और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस यानी सभी यहाँ पे सुविधाएं दिया गया है, यानी अलग अलग कैटेगरी में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस थे वो, और स्टेट इंटर रिलेशंस यानी एक स्टेट और दूसरा स्टेट का जो रिलेशंस, दूसरा स्टेट के साथ रिलेशंस का, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होते हैं उनका भी प्रिंसिपल्स, एंड जुडिशरी विभाग का भी अलग अलग, एंड इलेक्शन कमीशन, जो डेमोक्रेसी में इलेक्शन इज द मेन, तो इलेक्शन का भी एक पूरा डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन बोथ आर इंडिपेंडेंटली दे वर्क। एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और वो गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसके लिए माइनॉरिटीज यानी कुछ रिलीजियस पीपुल या कम्युनिटी पीपुल बहुत कम संख्या में होते हैं, उसको लघुमती बोलते हैं। इसको माइनॉरिटीज़ में उनके लिए क्या क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनको भी अलग अलग ग्रुप में रखे, उनको भी क्या क्या प्रोविजंस दिया है, ये सभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट, ये सभी डिटेल्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स व्हाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट, एक्सटेंसिव एंड डिटेल्ड, जो बहुत लार्जेस्ट है यानी लॉन्गेस्ट है, और एक्सटेंसिव यानी बहुत लंबा, और डिटेल से हर पॉइंट हर जो आर्टिकल में डिटेल से लिखा गया है कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बाकी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा तो हमारा जो लार्जेस्ट एक्सटेंसिव डिटेल्ड, वही क्यों इतना लार्जेस्ट एक्सटेंसिव डिटेल्ड है, ये सभी आपका रीजन से। और कुछ क्रिटिसाइज यानी जो क्रिटिसाइज करने वाला क्रिटिक्स बोलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे एलिफेंटाइन, मतलब एलिफेंट जैसे इतना बड़ा है करके, क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एलॉबरेट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हमारा लार्जेस्ट और वो मोस्ट एलॉबरेट डिटेल से दिया गया है। दैट्स व्हाई सम क्रिटिक्स आर कॉल्ड दिस इज एन एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सिंगल सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप यानी देश में जो रहने वाला का जो सिटीजनशिप होते हैं हर देशवासी का, और ये जनरली अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, अमेरिका यूएसए, दैट इज आल्सो लाइक इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अलग अलग स्टेट से सभी स्टेट्स मिलकर अमेरिका यूएसए बन गए हैं। बट वहाँ पे दो सिटीजनशिप्स होते हैं, एक जिस स्टेट में रहते हैं उनका स्टेट सिटीजनशिप, और दूसरा यूएसए का जो कंट्री का। इन अमेरिका ड्यूअल सिटीजनशिप इज गिवन वन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी पूरा कंट्री का, एंड अनदर फॉर स्टेट सिटीजनशिप, जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे इंडिया में जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट से, इसी प्रकार वहाँ पे भी अलग अलग स्टेट से ऐसा स्टेट सिटीजनशिप एंड यूएसए कंट्री सिटीजनशिप दो होते हैं। बट इन इंडिया ऐसा दो नहीं है, बट इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप,
बट इंडिया में हमारा एक ही सिटीजनशिप होती है, वो कंट्री का है, और इरेस्पेक्ट ऑफ एनी रीजन और स्टेट ऑफ द कंट्री, और वो कोई भी रीजन यानी नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, कोई रीजन से मतलब नहीं, कोई स्टेट से मतलब नहीं, पूरा कंट्री का ही है एक ही इंडियन सिटीजनशिप। दैट्स व्हाई इन द प्रेजेंट यू आर डूइंग ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक दैट, एंड ओनली सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैव ड्यूअल सिटीजनशिप। बट ये जो उस समय था, ओनली जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल अलग था उस समय, जो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप दिया, one for India and another for the state of Jammu Kashmir. But at present it is removed. You know, the last year one article, 370 article, from with the article Jammu Kashmir statehood cancelled and it is the union territory. So now their dual citizenship also cancelled. They have only one citizenship like other states. At present this is the situation. When our constitution framed that time, जम्मू कश्मीर की स्पेशल स्टेटस दिया है, इसलिए वहाँ पे दो सिटीजनशिप दिया है, एक तो स्टेट का जम्मू कश्मीर का सिटीजनशिप और दूसरा इंडिया का। बट अभी जो रिसेंटली जो आर्टिकल अमेंडमेंट याद कर उससे जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया गया है, मतलब वो अभी स्टेट नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, ओनली यूटी है। सो अभी सिंगल सिटीजनशिप। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द सेंटर विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। और जो सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका मेन स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी हमारे देश में अलग अलग स्टेट से फिर भी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही जगह पे हमारा मेन अधिकार ज़्यादा होती है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये तो पता है आपको, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड देयर इज़ नो वेयर एनी रिफरेंस ऑफ द वर्ड फेडरल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट होती है, फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फेडरल वर्ड का कोई रेफरेंस नहीं है, मतलब फेडरल का ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज़ द सेंटेंस यूज्ड फॉर इंडिया, और इसलिए इंडिया के लिए यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज़ किया है, मतलब पूरा एकता है, एक ही स्टेट कंट्री है। बट द यूज ऑफ वर्ड यूनियन, ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड इट्स कंपोनेंट, और ये यूनियन वर्ड यूज़ करते हुए हमारा पूरा यूनियन एंड इट्स कंपोनेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट्स का बीच का जो रिलेशनशिप है परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, मतलब कोई चेंज नहीं कर सकते, इस तरह से पूरा एक ही है, मतलब कोई स्टेट अलग होना चाहते तो देश से नहीं जा सकते, पूरा एक ही देश है, इस तरह से। इट इज इंडिकेटेड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज राइट टू सेक्सेट, मतलब इसमें यही इंडिकेट किया गया है, इंडिया इज ए यूनियन स्टेट ऑफ स्टेट्स, सभी स्टेट्स का एक यूनियन है और कोई भी स्टेट का पास अधिकार नहीं है सेक्सिडिटी, मतलब इससे छोड़ के बाहर जाने का, मतलब इंडिया में से अलग होके अलग बनने का किसी के पास अधिकार नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। दैट्स व्हाई द यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड इज यूज्ड, फेडरल का महत्व नहीं दिया गया इसमें। Thus, India is a union of states, and it has some elements of federal government. इंडिया यूनियन स्टेट ही है, बट इसका फेडरल गवर्नमेंट यानी अलग अलग स्टेट लेवल में अलग अलग गवर्नमेंट्स भी है, फिर भी एक ही यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन इंडियन फेडरेशन देर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा इसमें टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, वन इज द यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा यूनियन ऑफ स्टेट्स का, एंड द स्टेट गवर्नमेंट यानी अलग अलग स्टेट का अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे गुजरात का स्टेट गवर्नमेंट अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, इस तरह से अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग गवर्नमेंट, उसके बावजूद सभी स्टेट्स को मिलकर एक यूनियन गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्लियरली मार्क्ड एरियाज ऑफ फंक्शन फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे क्लियरली दिया है कौन सा एरिया में कौन सा गवर्नमेंट की कहाँ काम करना है, ये क्लियर से दिया है। और दीज आर थ्री लिस्ट्स आर देयर, द कॉन्स्टिट्यूशन The Constitution demarcates the powers of the central and the state government into different lists of subjects. दो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच का डिफरेंट लिस्ट में मेंशन किया है, और वो लिस्ट में फर्स्ट वन यूनियन लिस्ट यानी ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पूरे देश का है, और सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट यानी ओनली स्टेट का, उस स्टेट तक लिमिट होती है कौन सा एरिया में स्टेट का है, कहाँ पे कहाँ। और थर्ड लिस्ट जैसे कॉन्करेंट लिस्ट यानी ये दोनों का होता है, थर्ड लिस्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ कॉमन में होते हैं दोनों का मिला के, इस तरह से। सो लेट्स सी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट कंप्राइजेस 97 सब्जेक्ट्स। ये जो यूनियन लिस्ट में जो मेनली 97 सब्जेक्ट्स, मतलब कौन सा एरिया में यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, जैसे डिफेंस देश की सुरक्षा, ये यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है। ऐसा है माइनिंग, और
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन सा यूनियन गवर्नमेंट में होता है। 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। ये जो 97 सब्जेक्ट्स में मेनली ये जो अभी हमने बात किया, एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस यानी पूरे देश की इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों में, एक तो डिफेंस यानी सुरक्षा, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी से संबंध, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक चीज़ें यूज करके जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो, और बैंकिंग सिस्टम, रेलवेज, कम्युनिकेशन यानी जो टेलीफोन, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये सभी भी यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये एग्जाम्पल है कुछ ही लिस्ट, और बाकी और भी है। नेक्स्ट स्टेट लिस्ट में क्या क्या है। द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेस 66 सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में ओनली 66 सब्जेक्ट दिया गया है, और इसमें क्या क्या आएंगे। द स्टेट लिस्ट कंप्राइजेस ऑफ दोज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट लेजिस्लेचर हाउस कैन पास लॉज। जो स्टेट लिस्ट में जो स्टेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी सब्जेक्ट में स्टेट का लेजिस्लेचर हाउस लॉज पास कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, जो स्टेट लेवल में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इस फील्ड का, और हेल्थ, लैंड, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। इफ देयर इज ए फेल्यूर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, द यूनियन गवर्नमेंट विथ कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट कैन सेंड रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसके अलावा अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो गया हो, उस समय कभी स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न यानी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन पूछ सकते उसकी परमिशन से, या कभी उसकी बिना परमिशन भी, यानी वहाँ पे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, ये पीस नहीं है, उस समय सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है वहाँ पे रिजर्व पुलिस फोर्स भिजवा के कंट्रोल करने का उस स्टेट का, अगेंस्ट द विल ऑफ द स्टेट विथ कंसेंट और अगेंस्ट, यानी कभी गवर्नमेंट की परमिशन से, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन, कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है तो भी वहाँ पे से वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के पास रिजर्व पुलिस फोर्स भिजवाने का अधिकार है। एंड थर्ड, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कॉमन। इन एडिशन टू दिस द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए थर्ड लिस्ट दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट। जो फर्स्ट लिस्ट यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और जो थर्ड लिस्ट जो है बोथ दोनों का मिक्सड में, विच कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन कंसर्न बोथ टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दोनों को, स्टेट और सेंट्रल दोनों में जो कुछ एरियाज में कॉमन भी होते हैं, द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट। दोनों गवर्नमेंट इस सब्जेक्ट में अपना अपना लॉ पास कर सकते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज 47 सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स का यूनियन लिस्ट में 97 है, स्टेट लिस्ट में 66 है, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट। This list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade, union, etc. इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आता है। एक तो क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, जो क्रिमिनल का केसेस का ये होता है सिविल, और मैरिज एंड डाइवोर्स का, एंड एजुकेशन रिलेटेड, एकेडमिक प्लानिंग एंड ट्रेड, ये सभी। एंड दिस इज द टुडेज लेसन। अगेन यू रीड द लेसन thoroughly.